हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साद में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के टॉपिक्स। इस टॉपिक्स में इन जो हमने पढ़े उनमें इसके पहले के जो वीडियो थे उनमें हमने लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र का अर्थ, उसके सिद्धांत, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, आलोचना तथा विशेषताएँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। उदारवादी लोकतंत्र शासन प्रणाली में दो प्रमुख प्रकार हैं। उदारवादी लोकतंत्र, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था उदारवादी या परंपरागत लोकतंत्र, और उसके दो प्रमुख प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है शुद्ध लोकतंत्र, जनता सीधे अपने जो भी कानून है, जो भी योजनाएं हैं वो सीधा अपना काम करती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को ये अधिकार देती है कि वो वहाँ जाकर के शासन सत्ता में ये काम करें। तो दो प्रकार लोकतंत्र शासन प्रणाली में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिनकी डिटेल हमने इस लोकतंत्र वाले जो पार्ट है उसके पहले वाले वीडियोस में कर दी है। इसमें फिर भी और अपन आगे डिटेल में और पढ़ेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। लीजिए शुरू करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है, नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये सभी काम, जितने भी नीति संबंधी फैसले लेना, कानून बनाना, प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करना, ये सब जनता काम करती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। प्रत्यक्ष यानी सीधा। हर्ष का कथन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहक या बिना प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हंसा ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि लोकतंत्र वास्तव में वही है जिसमें जो जनता है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिनिधि के अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करे, वो वास्तविक लोकतांत्रिक शासन है, ऐसा हंसा का कथन है। वर्तमान में केवल स्विट्ज़रलैंड के 5 प्रांतों में यह व्यवस्था पाई जाती है। दोस्तों आप बड़े हो जाएं जब, और हो सकता है बड़े हों, और स्विट्ज़रलैंड में इन 5 प्रांतों में ये व्यवस्था ज़रूर देखें और ज़रूर देखने का कोशिश करें कि वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था होती है। जैसे हमारे देश में तो ये अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो हमारे देश में तो हम चुन करके हमारे प्रतिनिधि भेजते हैं और वो फिर नीति संबंधी फैसले लेते हैं, कानून बनाते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। पर स्विट्ज़रलैंड के जो ये 5 प्रांत हैं वहाँ पर आज भी ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, जहाँ जनता स्वयं ये सभी काम करती है। यह केवल वही संभव है जहाँ जनसंख्या कम है या छोटे राज्य हों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। केवल वही संभव है जहाँ जनसंख्या कम है, जहाँ राज्य छोटे हैं। अगला है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करती, ठीक है, अपनी पूरी शक्ति किसी को दे देती है, बल्कि प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। अपने प्रतिनिधि वहाँ संसद में या राज्य स्तर पर कहें तो विधानसभा में, विधान परिषद में, ये अपनी प्रतिनिधि भेजते हैं जनता, और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो फिर ये सभी काम करते हैं, फैसले लेना, नीति संबंधी, कानून बनाना, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये सब काम जनता के प्रतिनिधि करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। J.S. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। जिन्हें समय समय पर चुनाव के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता है वो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था या शासन की शक्ति को संभालते हैं, ऐसा J.S. मिल का कहना है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं ये। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के लोकतंत्र, जिनका पहले के वीडियोज़ में भी वर्णन किया जा चुका है, यहाँ पर भी हमने देखा। और हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और जो दूसरे जो देश हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड के 5 प्रांत अभी अपन ने पढ़ा था,
उन स्विट्ज़रलैंड के केवल जो 5 प्रांत हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। चलो एक एक करके डिटेल लेते हैं इसकी। जनता का शासन, लोकतंत्र की जो विशेषता है कि जनता का शासन होता है, और वास्तव में ये जो लोकतंत्र है वो जनता का ही शासन होता है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है। अब यहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो भी या अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, पर लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है, क्योंकि जनता स्वयं शासन संभालती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से खुद काम करे या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको भेज के करे। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। अब वहाँ पर प्रतिनिधि अगर शासन चला रहे हैं तो भी एक तरह से देखा जाता है तो जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं, तो जनता के द्वारा ही निर्मित शासन हुआ। और जनता स्वयं कर रही है प्रत्यक्ष रूप से तो भी जनता द्वारा निर्मित ही शासन हुआ। तो लोकतंत्र में जनता का शासन और जनता द्वारा निर्मित शासन होता है। तीसरी इसकी विशेषता है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, लोकतंत्र शासन एक साधन है, इस एक माध्यम है, ठीक है ना, परिणाम आगे का कुछ और है, परंतु लोकतंत्र केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इससे साध्य किया जाता है। और क्या साध्य किया जाता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, गौरव की रक्षा और सार्वजनिक हित की वृद्धि, ये साध्य हैं। तो लोकतंत्र के द्वारा इन चीज़ों को साध्य किया जाता है, सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता, उनके गौरव की रक्षा और उनके सार्वजनिक हित की वृद्धि, सभी के भलाई के काम। अगली विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। ये जो शासन होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जो भी चाहे अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी शासन व्यवस्था हो, पर ये शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता इसका जवाब मांगती है कि भाई हमारा जो शासन है, हमने जो शासन चलाया है, हमने जो काम करने के लिए भेजा है, हमारी परोपकार के या हमारी स्वतंत्रता के या हमारे गौरव की रक्षा के, वो ठीक ढंग से हो। इसलिए इसको कहा गया है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र विकासशील साधन है। लोकतंत्र से विकास की संभावनाएं बनती हैं, विकास अग्रगामी होता है, इसलिए लोकतंत्र जो है वो विकासशील शासन है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र दो प्रमुख रूप हैं इसके, संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। वो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है। संसदात्मक शासन हमारे भारत में है और अध्यक्षात्मक शासन अमेरिका जैसे देश में है, और इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल चर्चा हम कर चुके हैं पहले के वीडियो में। फिर भी अभी बता दें कि संसदात्मक शासन में जो मूल रूप से प्रधानमंत्री होते हैं या उनकी मंत्री परिषद होती है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार नहीं होते, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद जो होती है उसको ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते हैं। संसदात्मक शासन का उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली है, और वहीं से ये संसदात्मक शासन आया है ब्रिटेन से, और अध्यक्षात्मक शासन अमेरिका की शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन का आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। तो स्विट्ज़रलैंड, उसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि वहाँ एक तो 5 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और स्विट्ज़रलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर संघीय स्तर पर संसद और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप अपनाया जाता है। बहुत देखने लायक बात है स्विट्ज़रलैंड में ये जो चीज़ें हैं। दोस्तों पढ़ते हैं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। बर्क ने पूर्ण रूप लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है और लोवेल ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। देखिए, दो अलग अलग विचार। आलोचना का मतलब ही ये होता है जहाँ पर इसकी किसी की कमियाँ और किसी के गुण दोनों देखे जाएं। तो बर्क के अनुसार पूर्ण लोकतंत्र है वो लज्जाहीन धारणा है, और लोवेल के अनुसार लोकतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ शासन है। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। लोवेल ने इसको सर्वश्रेष्ठ शासन माना है और बर्क ने इसको लज्जाहीन धारणा माना है। चलिए लोकतंत्र के गुण देखते हैं। पहले जो आलोचना हम कर रहे हैं उसमें लोकतंत्र के गुण क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। पहला है लोकतंत्र के गुणों में सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित में वृद्धि का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी के लिए
अच्छे काम किए जाएं, सभी का भला हो ऐसे काम किए जाएं, सभी के लिए शासन व्यवस्था अच्छी हो, सब में स्वतंत्रता समानता की भावना का विकास हो, ये सब चीज़ें सार्वजनिक हित में वृद्धि कहलाती हैं। तो लोकतंत्र का ये गुण है कि वो सार्वजनिक हित में वृद्धि करते हैं। दूसरा है कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन का मतलब होता है कि जो शासन में नीतियां हैं वो लोक जनता के अनुसार की जाती हैं और उनको लागू करने के लिए भी जनता का सहयोग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारें होती हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों में, जैसे प्रत्यक्ष में तो जनता स्वयं निर्णय करती है, पर अप्रत्यक्ष में जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मन में ये रहता है कि जनता ने हमको भेजा है तो हमको जनता के लिए काम करना होता है। तो ये कार्यकुशल शासन कहलाता है। अगला है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। ये जो लोकतंत्र है वो सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। जैसे जो भी सामान्य जनता है वो अपने जनमत के साधन से या आम चुनाव के माध्यम से अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आगे प्रकट करती है और कहीं ना कहीं जो बड़े हितों के लिए छोटे हितों का या बड़े जो काम हैं उनके लिए छोटे छोटी चीज़ें को नेगलेक्ट किया जाता है। और ये जो नागरिकता की भावना है या सभ्य देशभक्ति की भावना का विकास इस लोकतंत्र से होता है, इसलिए इसको कहा गया है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। अगला लोकतंत्र का गुण है नैतिक शिक्षा का साधन। ठीक है, नैतिक शिक्षा वही नीति के अनुसार अध्यात्म के अनुसार जो पवित्र भावना है उसका भी लोकतंत्र में ये गुण है कि ये सब चीज़ें इसमें विकसित होती हैं। नैतिक शिक्षा से लोगों में ये मन में भावना होती है कि भाई मैं एक नहीं, सबके लिए सहयोग या सबके लिए सबके स्वतंत्रता सबकी भलाई की चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो शासन है वो सबका है, लोकतंत्र जो है वो सबके लिए है। अगला लोकतंत्र का गुण है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र में सभी लोग आ जाते हैं तो सभी अपने को एक देश के लोग मानते हैं और सभी के लिए जब विकास की बात होती है, सभी के लिए योजनाएं बनती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सबके मन में देशभक्ति की भावना आती है। अगर कुछ लोगों की ये बात हो तो कुछ लोग फिर अगर यही काम करेंगे तो सभी के लिए समानता या सभी के लिए ये मन में बात नहीं करेगी कि हम अपने देश के लिए हैं। और लोकतंत्र है इसलिए सबके मन में एक देशभक्ति की शिक्षा भी ज़रूर आती है। अगला लोकतंत्र का गुण है क्रांति से सुरक्षा। अब जहाँ अगर लोकतंत्र नहीं हो तो लोग भड़क जाएंगे, अगर कुछ काम गलत होता है तो वो फिर ये कैसे कर दिया वो कैसे कर दिया। पर यहाँ पर लोकतंत्र में जब जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है तो जनता ने अपने अधिकार दे दिए अपने प्रतिनिधियों को, तो वो जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वो ऐसा माना जाता है कि जनता ही कर रही है। तो फिर क्रांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही काम कर रहे हैं, तो वो जनता के लिए ही कर रहे हैं या जनता के द्वारा ही कर रहे हैं, इसलिए क्रांति की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए लोकतंत्र का ये गुण है कि क्रांति से सुरक्षा होती है। अगला है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। अब समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन का मतलब यही कि सभी लोग समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं और सबके लिए काम करना है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी भाषा हो या कोई पुरुष है स्त्री है, इसमें भेदभाव नहीं होता, सबके लिए समान रूप से शासन व्यवस्था होती है। सबकी समानता पर सबकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है, ये लोकतंत्र का अगला गुण। इसके आगे पढ़ते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। इसके आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे, जब केंद्र सरकार की बात आएगी या राज्य सरकार की बात आएगी तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं कि लोकतंत्र में एक तरफ शासन की नीतियाँ बनाने वाले, एक तरफ उन शासन की नीतियों को लागू करने वाले, और एक अलग ही एक निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो सबके ऊपर अपना कंट्रोल करती है, चाहे वो कोई भी हो। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना लोकतंत्र का एक गुण है। अगला है कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक। जब सबका शासन है, सभी पूरी जनता का शासन है, तो पूरी जनता में जो भी कला है, जो भी उसकी साहित्यिक विशेषताएं हैं या जो भी उसकी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विशेषताएं, उन सब की प्रगति में सहायक होगा, क्योंकि ये जो शासन है वो सबके लिए है। तो सबका जो भी चीज़ें हैं वो उन सब का विकास होगा, उन सब की प्रगति होगी। अगला गुण है संविधानवाद में आस्था। जो भी हमारा संविधान कहता है उन सब संविधान के जो भी नियम हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब को मानना है और उन सब के अनुसार सभी को रहना है, चाहे वो प्रतिनिधि हो चाहे वो जनता हो। तो यहाँ पर
लोकतंत्र का एक गुण ये भी है कि वो संविधानवाद में आस्था रखता है, जो भी हमारा संविधान कहता है उसके अनुसार काम करता है और निरंकुशता नहीं रहती, संविधान के अनुसार ही चलना होता है, संविधान से बाहर रह कर के कोई काम नहीं होता है। अगला लोकतंत्र का गुण शक्तिशाली शासन व्यवस्था। शक्तिशाली शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति हैं वो सभी व्यक्ति मिल कर के शासन कर रहे हैं या संपूर्ण जनता का ही शासन है। तो जब भी कभी कोई ऐसी विपत्ति आती है देश पर तो पूरी जनता एक व्यक्ति के रूप में इस संकट के विरोध में खड़ी हो जाती है। तब ये नहीं देखा जाता है कि कहाँ क्या है, कौन है, कैसा है, तब सभी का एक ही देश हो जाता है और सभी के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पर भेजे गए उन सब के प्रति पूरी जनता की आस्था रहती है। तो एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था की स्थापना लोकतंत्र में होती है। अगला है विश्व शांति का समर्थक। अब जहाँ क्रांति नहीं हो, जहाँ पर सभी के विकास की बात हो, जहाँ सभी की समानता की, सभी की स्वतंत्रता की बात हो, तो अगर देश में शांति है तो हर जगह पर शांति होगी, अगर मन में शांति है तो बाहर भी शांति होगी। तो ये जो विश्व शांति का समर्थक है वो लोकतंत्र है, जहाँ पर सभी का सह अस्तित्व, सभी के लिए अच्छी बात, एक साथ भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता की बात होती है, तो वो सिर्फ लोकतंत्र में होती है और इसीलिए इसको कहा गया है विश्व शांति का समर्थक। दोस्तों ये तो थे लोकतंत्र के गुण। हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, तो गुण के साथ साथ लोकतंत्र के दोष भी हमें देखने ज़रूरी हैं कि लोकतंत्र में क्या क्या दोष हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लोकतंत्र के दोष। पहला है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। और क्यों है भ्रमपूर्ण? क्योंकि यह लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। यहाँ पर लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है और भीड़ तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो सभी में इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती या सभी में इतना निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर जब हम प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं या प्रतिनिधि नहीं भी चुने, चलो सीधा प्रत्यक्ष अपन लोकतंत्र की बात करें, तो वहाँ पर भी यही होता है कि सभी एक जैसा सोचेंगे या सभी के लिए, सबके लिए एक जैसा ही विचार होंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। तो यहाँ पर ये इसलिए इसको कहा गया है कि ये भीड़ तंत्र होता है लोकतंत्र वास्तव में। तो मताधिकार की जहाँ बात होती है, जहाँ पर जो अबौद्धिकता की बात आती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये इसका माइनस पॉइंट है कि लोकतंत्र की जो व्यक्ति संबंधी धारणा है वो भ्रमपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है हमको। तो यहाँ पर ये पहले इसका दोष है लोकतंत्र का। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। अब बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो लोकतंत्र में उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब ठीक है, वो इतना सक्रिय नहीं रहता, क्योंकि जहाँ पर गुणों की अपेक्षा जब संख्या को देखा जाता है, अब लोकतंत्र में बहुमत को देखा जाता है, तो बहुमत में सभी लोग बुद्धिजीवी हों ऐसा ज़रूरी नहीं। और बुद्धिजीवी वर्ग जब ये उसको दूरदर्शिता हो, वो देखता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन सही है, कौन ऊपरी दिखावा कर रहा है, कौन मन से काम कर रहा है, ये सब चीज़ें बुद्धिजीवी वर्ग देख लेता है। और जब बुद्धिजीवी वर्ग की बातें नहीं सुनी जाती या उसके जैसा अनुसार काम नहीं होता, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो जब बहुमत की बात आ रही है तो फिर ये चुप रहने में भलाई है, तो वो उदासीन हो जाता है। तो लोकतंत्र का ये दोष भी है कि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग उदासीन हो जाता है। अगला दोष है शैक्षणिक महत्व का दावा, वो भ्रमपूर्ण है। अब शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण क्यों है? क्योंकि जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, वो राष्ट्रीय समस्या आने पर फिर थोड़े बहुत अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखने लगते थे। अब ये हम डेली देखते ही हैं, अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं हमारी, वो सब पार्टियां भी जब भी कोई ऐसी बात आती है, समस्या आती है, राष्ट्रीय समस्या हो या कोई और समस्या हो, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये सब चीज़ें होती है। तो इससे जो जनता है वो भी भ्रमित होती है कहीं ना कहीं। तो जो हमने इसके पहले पढ़ा था लोकतंत्र के गुण में कि ये जो भाई इससे शिक्षा मिलती है, क्या बोलते हैं, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, ये हमने पढ़ा था। तो ये सार्वजनिक शिक्षा की जगह कहीं ना कहीं फिर भ्रम फैलाने वाली बातें भी जनता के मन में आ जाती हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र का दोष है। अगला है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतांत्रिक जो स्वतंत्रता है या समानता है वो भ्रमपूर्ण है। वो भ्रमपूर्ण इसलिए कि जैसे जब व्यवस्थापिका जो होती है उसमें जो अधिकांश व्यक्ति हमारे धनवान होते हैं, तो वो कानून भी ऐसे बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं।
तो जो आर्थिक समानता की बात करते हैं अपन, या जो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुठाराघात होता है। और इस आर्थिक असमानता के कारण जो गरीब वर्ग है उसको फिर जो स्वतंत्रता समानता की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो अर्थहीन प्रतीत होती हैं। तो लोकतंत्र का ये दोष कि लोकतांत्रिक जो है वो स्वतंत्रता और समानता है वो होती है पर वास्तव में नहीं होती, ये भ्रमपूर्ण है, ये इसका लोकतंत्र का दोष है। अगला है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। ये ज़्यादा जो भी अपन देखते हैं आजकल टेलीविज़न पे, अखबारों में, या आम जो अपन चर्चाएँ करते हैं या सुनते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो राष्ट्रभक्ति जो होती है उसके स्थान पर फिर दल भक्ति आ जाती है। और जैसे हम लोग जब भी कभी चर्चा करते हैं या सुनते हैं, जो बड़े लोग जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो जब बातें करते हैं, तो ये हम सुनते हैं कि अगर कोई जैसे हम किसी बात की या किसी विषय पर बात करें, तो जो व्यक्ति जिस दल का समर्थक होता है वो उस दल की, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, पर वो उसका पक्ष लेने से नहीं चूकता है। तो इन राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव इतना सारा बढ़ जाता है कि फिर देश हित जो होता है या राष्ट्र की या देश की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र का दोष है। अगला दोष है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अब इसके पहले हमने पढ़ा था कि भाई जो लोकतंत्र है वो उत्तरदायी शासन प्रणाली है, परंतु अब इसका एक ये जो पक्ष भी देखें कि सिद्धांत रूप से तो ये चीज़ें हैं कि भाई वो उत्तरदायी है, परंतु हम व्यावहारिक रूप से जब प्रैक्टिकल रूप से अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है वो अनुत्तरदायी है। अब वो अनुत्तरदायी कैसे है कि जैसे जब भी कोई सरकार विरोधी दल होता है या जो विपक्षी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी काम में अड़ंगा लगाते हैं, या वो जो पॉलिसीज़ लाती हैं जो सरकारें हैं उनकी असफलता के लिए जब भी उनको उत्तरदायी ठहराती हैं, तो इन विरोधी जो दल होते हैं या विपक्षी दल होते हैं वो जब भी कोई असफलता आती है तो उसके लिए स्वयं जो सरकार है उसको, या सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उन सबको उत्तरदायी ठहराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र है वो अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कही गई है उसके दोष में। अगला इसका दोष है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में जब अपन देखते हैं कि जब चुनाव होता है या जो भी कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है या सार्वजनिक रूप से जितने भी काम होते हैं उन सभी में बहुत सारा धन, बहुत समय, बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं उन कामों में लग जाते हैं, या जितना भी जो सिस्टम होता है हमारा उस सिस्टम में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिजूल होती हैं, जिनको अपव्यय कहा जाता है, फिजूल खर्ची होती है धन और समय की। तो ये भी लोकतंत्र का एक दोष है। अगला दोष है उदासीन मतदाता। जो मतदाता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो उदासीन होते हैं। और उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे जो राजनीतिक दल हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं वो जितने भी अपन देखते हैं कि वोटिंग जब होती है तो लगभग 60% 70% इतने ही वोटर्स भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम भी इनसे देख लेते हैं कि भाई जो सभी मतदाता हैं वो इन मतदान करने के नियमों का पालन नहीं करते हैं, या जो कम योग्य हैं तो इससे फिर जितने जब अगर सभी मतदाता काम भाग नहीं लेंगे तो कम योग्य या ऐसे लोग भी शासन में आ जाएंगे जो एक्चुअल में नहीं आने चाहिए। तो उससे ये सिद्ध होता है कि लोकतंत्र का जो प्रणाली है वो दोषपूर्ण है, क्योंकि मतदाता उदासीन हो जाते हैं। वो कहा नहीं भाई कोई भी राजा हो हमको क्या, ऐसे एक विचार आ जाता है मन में। तो फिर ये उदासीन मतदाता जो होते हैं वो भी एक लोकतंत्र का एक दोष है। अगला दोष है संकट काल की दृष्टि से कमज़ोर शासन। संकट काल की दृष्टि से कमज़ोर शासन का मतलब होता है जैसे कभी युद्ध आ गया या कोई ऐसी संकट आ गया तो उस समय लोकतंत्र का जो शासन है वो कमज़ोर सिद्ध हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब सत्ता विकेंद्रित होती है, क्योंकि सत्ता अलग अलग जगह पर बटी हुई होती है, जो भी शासन प्रणाली है हमारी सब अलग अलग बटी हुई है, तो यहाँ पर फिर गुप्त निर्णय लेने हो या कोई शीघ्र निर्णय लेना हो, ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से ये जो लोकतंत्र है वो फिर इसका ये दोष ही है, क्योंकि जब जनता का शासन है तो जनता के शासन में तो कोई अपने वाली चला नहीं सकता। तो संकट काल का कुछ ऐसा आ गया तो उस समय फिर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो लोकतंत्र का ये दोष है कि संकट काल की दृष्टि से ये कमज़ोर शासन है। अगला है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। इसके पहले हमने लोकतंत्र के गुण में देखा था कि ये विश्व शांति का समर्थक है, परंतु इसका ये दोष
भी यहाँ पर हम दोष के रूप में भी व्याख्या करेंगे इसकी, कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। अब इसका रीज़न ये है कि जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद समर्थक होते हैं, ऐसा साम्यवादी आलोचक कहते हैं। अब जितने भी साम्यवादी आलोचक हैं उनका मानना ये है कि वही लोकतंत्र हैं वो पूंजीवादी राज्य हैं, और पूंजीवादी जो है वो युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, पर अपन यहाँ पढ़ रहे हैं जो अपने कि भाई इसके जो दोष हैं उन दोषों में ये चीज़ भी आती है कि लोकतंत्र है वो पूंजीवादी को समर्थन देता है, तो समाजवाद कहीं ना कहीं दब जाता है, या सबके हित की बात कहीं ना कहीं दब जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लोकतंत्र है वो ठीक अपनी जो भी इसके मूल्य हैं, जो भी इसकी विशेषताएं, उसके ऊपर खरा नहीं उतरता। इसलिए इसके यहाँ पर लिखा गया है कि लोकतंत्र है वो विश्व शांति का समर्थक नहीं है। और साम्यवादी विचारों का ये भी सोचना है कि आधुनिक काल में जो लोकतंत्र है और उसकी पूंजीवादियों से साठगांठ है, तो इससे विश्व शांति को खतरा है, ऐसा साम्यवादी विचारों का मानना है। तो इसलिए उनके अनुसार कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। दोस्तों, ये हमने देखा लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, लोकतंत्र के गुण भी हमने इतने पढ़े, लोकतंत्र के दोष भी दिखे, और इन सभी के जो भी हमने पढ़ा है उन सभी को एक एक पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर देखा है, और इन पॉइंट को अलग अलग रूप से आप याद करने की कोशिश करेंगे। अगला पढ़ेंगे हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, कि लोकतंत्र सफल हो इसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहला है शांति तथा व्यवस्था। यदि हमें लोकतंत्र को सफल करना है तो सबसे पहला है देश में शांति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, और उसकी वजह से ही फिर ये लोकतंत्र हमारा जो शासन है वो सफल हो पाएगा। अगर देश में शांति और व्यवस्था नहीं बनी रहेगी तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा, ये सभी जानते हैं। जैसे कभी राजनीतिक स्थिरता या व्यवस्था को चुनौती देने वालों आंदोलन चलते हैं, या बाहरी आक्रमण जब कभी भी हो, या ऐसी कोई भी संकटकालीन परिस्थिति हो, तब सरकार है वो राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, इन सब के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करना पड़ता है, और तब कहीं न कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है कि जैसे कोरोना आया, तो कोरोना में फिर जो बाहर निकलना, ये करना, लॉकडाउन, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें फिर माननी पड़ती हैं, तब जा कर के लोकतंत्र सफल हो सकता है। फिर है दूसरा है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अगर देश में सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होगी तो लोकतंत्र सफल हो जाएगा। अगर सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था के ऊपर या औद्योगिक जो भी चीज़ें हमारी, उसके ऊपर हमारा देश टिका होता है, चाहे वो कोई भी देश हो। उन सभी देशों में उसको शासन व्यवस्था चलाने के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत चाहिए। अगर सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जब लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा लोकतंत्र ये सही है, ऐसा है, वैसा है। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं देश में लोकतंत्र को लागू करने के लिए। अगला है आर्थिक समानता की स्थापना। रुपया पैसा देश में ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ आर्थिक समानता भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई हो जाए, अमीर और अमीर होते चले जाएं, गरीब और गरीब होते चले जाएं, तो इससे भी लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचता है। ये चीज़ें हम दैनिक जीवन में महसूस कर सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा होता है तो देश में अराजकता फैलती है, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आर्थिक समानता की स्थापना ज़रूरी है अगर लोकतंत्र को सफल करना है तो। अगला है सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय यानी सभी व्यक्ति बराबर हैं, किसी को लिंग के आधार पर, भाषा के आधार, धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाए तो लोकतंत्र सफल होगा। अगर ये ऐसा होता है कि किसी में भेदभाव किया जाए तो फिर लोकतंत्र की असफलता निश्चित है। इसलिए सामाजिक न्याय की स्थापना ज़रूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए। शिक्षित और जागरूक जनता। अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो देश में शिक्षित और जागरूक जनता बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी लोग गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं, या लोग दूसरों की बहकावे में आ जाते हैं, और दूसरों के बहकावे में आकर के अपना जो निर्णय है या अपना जो मत है वो किसी अयोग्य को दे देते हैं, तो जिससे जो चीज़ें लोकतंत्र में विकास की ओर होनी चाहिए फिर वो विनाश की तरफ चली जाती हैं। इसलिए
देश में शिक्षित और जागरूक जनता का होना सबसे ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। एक्चुअल में ये पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि शिक्षा आ गई व्यक्ति में तो ये एक रामबाण औषधि है। व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, इसका मतलब फिर वो अच्छा बुरा भला सब समझ सकता है, बाकी सब चीज़ें गौण हो जाती है इसके सामने। तो शिक्षा और जागरूकता सबसे पहली चीज़ें हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए भी और जीवन के लिए भी। अगला है जनमत का निर्माण। जनमत यानी वही हमने जो अभी वोटिंग के लिए या जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जब भी जनमत जो होता है वो अगर स्वतंत्र हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जो प्रेस है हमारा या जो दूरदर्शन है, रेडियो है, सिनेमा है, वो अगर सरकारी नियंत्रण में आ गया या किसी व्यक्ति के नियंत्रण में आ गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर हमको लोकतंत्र को सफल करना है तो ये सब चीज़ें अलग होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब ये लोकतंत्र के निर्माण के साधन है, ये हमारे लोकतंत्र का एक चौथा मजबूत स्तंभ कहा जाता है, और जब ये अगर स्वतंत्र होते हैं तो नागरिक स्वतंत्र होंगे और शांतिपूर्ण ढंग से फिर सरकार जो होगी वो अपना काम कर पाएगी। अगला है नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र जो होता है किसी नागरिक का, वो अगर श्रेष्ठ होता है तो लोकतंत्र सफल हो जाता है, और अगर नागरिक का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र सही नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र सफल नहीं होता। क्योंकि सरकार कितना भी कुछ कर ले, अगर देश का नागरिक नैतिक रूप से सही नहीं है या उसका राष्ट्रीय चरित्र सही नहीं है तो फिर वो देश में कहीं ना कहीं बुरे काम करना या उस सरकार की जो अच्छे काम हैं उनकी विरोध उनका भी मतलब बीच में आड़े आता है ये चीज़ें। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र उच्च होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि किसी एक के हाथ में सभी पावर ना हो, ये सब अलग अलग बंटा हुआ हो, नहीं तो फिर अधिनायकवाद आते देर नहीं लगती। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ज़रूरी है, चाहे वो हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, पर सत्ता विकेंद्रित होगी। और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में जब कोई मतलब निजी सबसे निम्न स्तर पर अगर स्वशासन होगा तो व्यक्ति को ये लगेगा कि हाँ यार वो सही मायने में यार अपना लोकतंत्र है और इससे हमको फ़ायदा हो रहा है। तो सत्ता विकेंद्रित रूप में हो और स्थानीय स्वशासन हो, ये लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। नागरिक स्वतंत्रता। लोकतंत्र में नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्र हो, ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है लोकतंत्र अगर सफल करना है तो। क्योंकि नागरिक अगर स्वतंत्र होंगे तो वो अपनी ये इसको महसूस होगा, अगर जैसे कहीं कहीं शांतिपूर्ण आंदोलन करना है या अपने विचारों को प्रकट करना है या किसी सभा को संबोधित करना है, ये जो मौलिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अगर उसको मिलेंगी तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, नहीं तो फिर वो स्वतंत्रता के लिए खतरा लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो नागरिक स्वतंत्रता होनी ज़रूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए। अगला है लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं। जो भी हो, जैसे हमारे देश में लिखित संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है हमारा, तो ये लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है। अगर लिखित संविधान नहीं हो तो फिर व्यक्ति पता नहीं अपने हिसाब से क्या कर बैठे और जो शासन में बैठे हैं वो। तो लिखित संविधान होगा तो संविधान के अनुसार ही काम होगा, जो लोकतंत्र की परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार ही काम होगा। तो जनता के मन में ये भाव आएगा कि हमारा जो शासन व्यवस्था है वो अच्छी ढंग से चल रही है। और अगर लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं मानी जाएं तो फिर लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए लिखित संविधान का होना और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार काम करना या उनको मानना आवश्यक है। अगला आवश्यक परिस्थिति है लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष और शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में केंद्र लेवल पर हमारे सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों के लेवल पर हाई कोर्ट हैं, तो ये जो न्यायपालिकाएं हैं वो स्वतंत्र हैं। इनके ऊपर न तो कार्यपालिका का जोर चलता है न व्यवस्थापिका का, ये अपने आप में स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। और ये न्यायपालिकाएं उन सभी पर अपना प्रभाव या सभी पर अपने आदेश लागू करती हैं।
कई बार ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं कि अगर जो हमारी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका भी अगर कुछ गलत कर रही हो तो उनके ऊपर भी ये मतलब कंट्रोल करती हैं। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि देश में, किसी भी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। अगला आवश्यक परिस्थिति है योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। जैसे हमारी जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका में सबसे नीचे के स्तर पर जो कर्मचारी तंत्र आता है, वो कर्मचारी सीधा जनता के संपर्क में होता है। अब अगर जो कर्मचारी तंत्र है वो अगर जनता के लिए योग्य हो और निष्पक्ष रूप से काम करे तो जनता को लगेगा कि भाई लोकतंत्र है। अगर ये कर्मचारी तंत्र है वो निष्पक्ष रूप से कार्य ना करे या योग्य नहीं हो तो फिर जनता को लगेगा कि कहीं ना कहीं वो उनके जो अधिकार हैं या उनका हनन हो रहा है, या उनके जो समानता है या उनकी स्वतंत्रता है उनका हनन हो रहा है, तो फिर वो लोकतंत्र को हानि होगी। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र होना ज़रूरी है। अगली आवश्यक परिस्थिति है स्वस्थ एवं सुसंगठित दलीय व्यवस्था। अब लोकतंत्र में दलीय प्रणाली तो होती ही है, सबको पता है, और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी राजनीतिक दल अगर स्वस्थ परंपराओं का पालन करें, सुसंगठित अपनी व्यवस्था रखें तो लोकतंत्र सफल होगा। अगर दल अपना, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो स्वस्थ परंपराओं का पालन नहीं करते हैं या जो उनका सुसंगठित व्यवस्था है वो नहीं हो, दल बदलू होते हैं, कई सारे जो नेता होते हैं, या कई बातें हमको देखने को मिलता है, आए दिन अखबारों में देखते हैं, दूरदर्शन या जो भी हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं उन पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के जो होते हैं, अब उनके जितने भी लोग होते हैं वो इधर से उधर, एक विचारधारा को छोड़ करके दूसरी विचारधारा में या दूसरी को छोड़ करके पहली में, इस तरह से अगर आते जाते रहते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ एवं सुसंगठित दलीय व्यवस्था हो, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। अगला है योग्य एवं निष्ठावान राजनेता होने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर लोकतंत्र में योग्य राजनेता होंगे और निष्ठावान राजनेता होंगे तो लोगों को लगेगा कि हमने जो प्रतिनिधि भेजा है या हमारे जो प्रतिनिधि को हमने चुना है वो सही चुना है, वो हमारे सबके लिए अच्छे काम कर रहे हैं, सबके लिए भलाई का काम कर रहे हैं। परंतु अगर योग्य और निष्ठावान राजनेता नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलते देर नहीं लगती। तो लोकतंत्र को सही रूप में लाना है या लोकतंत्र को आगे ले जाने के लिए योग्य और निष्ठावान राजनेता होने आवश्यक हैं। अगली आवश्यक परिस्थिति है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं हों। देश में जितनी भी योजनाएं चलती हैं अपनी, वो सभी सार्वजनिक हित की होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र कहा जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ये है कि देश में जितने भी लोग हैं उन सभी की सरकार है। ऐसा नहीं है कि भाई वोटिंग जब होती है तो ये वोट नहीं, वो वोट नहीं। जब चुने जाते हैं और जब सरकार बन जाती है तो वो पूरे देश की सरकार है, और पूरे देश की सरकार का मतलब ये होता है कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सभी के सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं लागू हों, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। अब लोकतंत्र की जो सफलता है उसके लिए आवश्यक परिस्थिति में ये भी है कि आधारभूत मामले जितने भी हैं उनके ऊपर समाज के जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग हैं और जो राजनीतिक दल हैं उनमें सहमति बने, तो तभी हमारा जो लोकतंत्र है वो सफल हो पाएगा। दोस्तों, ये थी अपने लोकतंत्र की आवश्यक परिस्थितियाँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।